नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आदिकाल भाग 5 के अंतर्गत विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि कालक्रम के अनुसार संगति क्रम क्या होगा। कहने का आशय है कि ये ढेर सारी रचनाएं आप देख रहे हैं और उन सभी रचनाओं का कालक्रम अनुसार जो है सही क्रम क्या होगा। विकल्प बी को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, कुबले माला, इसके बाद राउल बेल, इसके बाद है उक्त व्यक्ति प्रकरण और फिर उसके बाद है कीर्ति लता। ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आप देखते हैं जो कुबले माला है आदतन सूर्य जी की रचना है, ठीक है ना, जो कि 8वीं शताब्दी के आसपास की रचना मानी जाती है। दूसरी रचना है राउल बेल, और हमने चर्चा किया था कि राउल बेल का मतलब होता है, राउल बेल रचना है। बेल कहाँ पे होता है? बोले सर रोड पर होता है, यानी कि कवि रोड़ा की कृति है जो कि 10वीं शताब्दी में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये शिलांकृत कृति है, नक्श वर्णन इसमें देखने को मिलता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण का हमने बताया था कि बिल्कुल दमदार होता है, इसलिए इसे बार बार पढ़ो। बार बार फार 12वीं सदी की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार माने दामोदर शर्मा जी की रचना है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, जो कि 13वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 101 का विकल्प बी कुबले माला, अद्यतन सूरी, राउल बेला का रोडा का राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, है ना, और कीर्तिलता विद्यापति की। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल सही आपने समझ लिया, 101 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि कालक्रम के दृश्य इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं। अब सबसे पुराने कवि इन विकल्पों में देखा जाए, तुलसीदास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी बिहारी या फिर विकल्प डी है विद्यापति। तो देखिए, बात करें तुलसीदास जी की, तो तुलसीदास जी को आप लोग जान रहे हैं कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और 1623 में इनका देहांत हुआ। सूरदास जी की बात करें 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इसे भी आप लोग जान रहे हैं, और 1583 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था, ये भी जान रहे हैं। बात करें बिहारी जी की, कवि बिहारी जी के बारे में आपने देखा होगा कि 1595 में जन्म होता है और 1663 में इनकी मृत्यु होती है। विद्यापति की बात करें तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि 1350 में इनका जन्म हुआ और 1460 में इनका देहांत हुआ है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि सबसे अगर कार्यक्रम की दृष्टि देखा जाए पुराने कवि, तो विद्यापति इज राइट आंसर। ठीक है ना। और इसके हिसाब से आप प्रश्न संख्या 102 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का सृजन किया था, काव्य की रचना की थी। विकल्प ए आमिर खुसरो ने किया, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी तुलसीदास और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 103 का विकल्प ए आमिर खुसरो इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो आदिकाल में अगर देखा जाए, है ना, तो अमीर खुसरो लौकिक साहित्य को करने वाले कवि माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ठीक है ना। और इस विकल्प के अनुसार प्रश्न संख्या 103 का विकल्प ए आमिर खुसरो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, है ना। इनमें से एक नाम ऐसा है कि जो कि नाथ पंथ के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प ए जलंधरी पाव, विकल्प बी भरथरी, विकल्प सी कढ़ापा या फिर विकल्प डी है चुड़करनाथ। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जो कढ़ापा है ये सिद्धों में आते हैं, है ना, तो ये नाथ में नहीं आते हैं। नाथों की संख्या 9 होती है, सिद्धों की संख्या 84 होती है, नयनार 12 होते हैं, अलवार 63 होते हैं। तो सबको दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, कभी कभी इनकी संख्या को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिलहाल 104 का प्रश्न सी 104 का विकल्प सी कढ़ापा इज राइट आंसर। कढ़ापा नाथ नहीं बल्कि सिद्धों में आते हैं। प्रश्न संख्या 105 है कि गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। विकल्प ए हजारी प्रसाद, विकल्प बी भागीरथ मिश्र, विकल्प सी पीताम्बर दत्त बड़थवाल और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गोरखबानी की चर्चा हम लोग तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। विकल्प सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, गोरखबानी क्या है? बोले गोरखबानी क्या है? पीताम्बर दत्त या बड़थवाल है ना, बानी बड़थवाल होती है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 106 है कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा जाता है। सबसे पहले तो देखिए किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं,
किस ग्रंथ में कहा गया है, तो किसने कहा है ये भी आपको मिल जाएगा। विकल्प ए बता रहे हैं कि शिव सिंह सरोज में, विकल्प बी पृथ्वीराज रासो में, विकल्प सी है मुंज रासो में, या फिर विकल्प डी इनमें से किसी में नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चंद्रप्रदायी को छप्पयों का जो राजा है, विकल्प ए शिव सिंह सरोज में कहा गया है। और शिव सिंह सरोज को अगर बात करें करने वाले, लिखने वाले, ये कृति किसकी है, तो शिव सिंह सेंगर की है। यानी कि शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी को क्या कहा है ना, छप्पयों का राजा कहा है, ठीक है ना। और चंद्रप्रदायी की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 107 है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास के दृश्य नहीं काव्य की दृश्य होनी चाहिए, है ना। तो कह रहे हैं कि कथा की परीक्षा जो होती है इतिहास के दृश्य नहीं काव्य के दृश्य होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में वो एकदम नहीं है। कौन कह सकते हैं? विकल्प ए बता रहे हैं कि मुंजी विजय ने कहा, विकल्प बी राहुल शंकरतायन ने कहा होगा, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए कथा की परीक्षा इतिहास के दृश्य नहीं, है ना, काव्य के दृश्य होनी चाहिए, ये किसने कहा है? 1000 बार होनी चाहिए, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कथन कहा है, ठीक है ना। इसे ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 108 कि निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक कथन इनमें से जो कि सिद्ध साहित्य के संबंध में सही नहीं है। विकल्प यह है कि सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, बिल्कुल सही है। विकल्प बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपात है, ये भी सही है। विकल्प सी है सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, बिल्कुल सही है। और विकल्प डी है कि सिद्ध साहित्य का जो प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये विकल्प गलत है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 109 कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कहने का आशा है कि जो कौल ज्ञान निर्णय रचना है इसकी किसकी कृति है, किसने इसको लिखा है? विकल्प ए बता रहे हैं गोरखनाथ, विकल्प बी जलंधरनाथ, विकल्प सी मसेंद्रनाथ, या फिर विकल्प डी गोपीनाथ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कौल ज्ञान किसका है? बोले मच्छेंद्र का है। किसका है? मच्छेंद्र। ध्यान में रखिएगा, कौल ज्ञान किसका है? मच्छेंद्र का, इसे दिमाग में रखिएगा। और गोरखनाथ का आत्मबोध एक रचना है, बार बार पूछी जाती है, तो दिमाग में रखिएगा गोरख का आत्मबोध और मच्छेंद्र का कौल ज्ञान निर्णय, है ना। मच्छेंद्र कौल ज्ञान निर्णय, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प सी मच्छेंद्रनाथ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कहने का आशा है कि इनमें से एक रचना ऐसी है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है, वो रचना कौन सी है? विकल्प बता रहे हैं खुमार रासो, विकल्प बी ढोला मारूरा दूहा, विकल्प सी है भारतेश्वर बाहुबली रास, और विकल्प डी है जय मैंग जस चंद्रिका। तो देखिए अपभ्रंश प्रभावित रचना की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प सी भारतेश्वर बाहुबली रास इज राइट आंसर। किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। और जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि शाली बाहुबली होती है, शालिभद्र सूद्र की रचना है बाहुबली रास। खुमार रासो, अब भैया देखो खुमार क्या होगा? खूब मार करेंगे जिसके सैनिक, उसके दल के पद की विजय होगी, तो दलपत विजय का खुमार रासो है। ढोला मारू रादुहा कवि कल्लोल की रचना है। और जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर होती है, जैसे मैंग है वैसे चंद्रिका उसकी होगी और मधुकर होगी, मधुकर भट्ट की रचना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही संख्या समझा। प्रश्न संख्या 110 का विकल्प सी भारतेश्वर बाहुबली रास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? इन्हीं की चरण साहित्य किस साहित्य को कहते हैं? विकल्प बता रहे हैं सिद्ध साहित्य को, विकल्प बी नाथ साहित्य को, विकल्प सी जैन साहित्य को, या विकल्प डी है रासो साहित्य को। बिल्कुल सही आपने समझा कि प्रश्न संख्या 111 का विकल्प डी रासो साहित्य इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसी रासो साहित्य को चरण साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 112 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल किसने कहा? विकल्प ये बता रहे हैं राहुल शंकरतायन ने। तो राहुल शंकरतायन की बात बिल्कुल सही है। राहुल शंकरतायन के बारे में लोग कहते हैं कि राहुल शंकरतायन सिद्ध होने के लिए सामंत के पास, है ना, तो सिद्ध सामंत आदिकाल को इन्होंने कहा। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी की गाथा क्या है? बोले वीर गाथा,
है ना। तो वीर गाथा काल इन्होंने कहा। राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने कहा संधि एवं चरण काल कहा, और जॉर्ज गियर्सन ने चरण काल कहा। सन कितने, सन फॉर गियर्सन, 4 फॉर चरण, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि सिद्ध सामंत काल विकल्प ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और आदिकाल के नामकरण को लेकर के जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से कराया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 113 है कि आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। कहने का आशय है कि हिंदी काव्यधारा कौन सी है जो कि आदिकाल में नहीं पाई जाती है। विकल्प ए जैन साहित्य, विकल्प बी सिद्ध साहित्य, विकल्प सी सिख साहित्य और विकल्प डी है नाथ साहित्य। देखिए मित्रों, बात करते हैं आदिकाल में साहित्य की, तो उसमें था आसन जरा लो, आसन जरा लो, है ना, आसन जरा लो। सा से सिद्ध साहित्य, ना से नाथ साहित्य, जा से जैन साहित्य, रा से रासो साहित्य, ला से लौकिक साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प सी सिख साहित्य इज राइट आंसर। और आदिकाल के साहित्य को अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक बना लीजिएगा, आसन जरा लो। आसन, आ से आदिकाल के साहित्य, सा से सिद्ध साहित्य, है ना, असा सन, ना से नाथ साहित्य, जा से जैन साहित्य, रा से रासो और लो से लौकिक साहित्य, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 13 में आपने देख लिया कि सिद्ध साहित्य जो है वो आदिकाल में नहीं था। प्रश्न संख्या 114 है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, यानी कि आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख या प्रधान रस कौन सा था। विकल्प ए शांत रस था, विकल्प बी हास रस था, विकल्प सी करुण या फिर विकल्प डी वीर रस था। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आदिकालीन जो साहित्य था वो बिल्कुल वीर रस से युक्त था, है ना, और भाषा उसकी डिंगल थी, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 115 है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं। विकल्प ए पुष्पदंत को, विकल्प बी धनपाल को, विकल्प सी सालभद्र सूरी को या विकल्प डी शंभु को। तो देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि कैसे होता है, बोले सर शंभु होता है, स्वयं होता है, स्वयं, स्वयं फॉर शंभु, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। और पुष्पदंत, दंत जिसका क्या होगा, भवभूत होगा। अपभ्रंश का भवभूत, जिसका दंत पुष्प होगा, जिसको, है ना, तो भवभूत होगा, भवभूत, अपभ्रंश का भवभूत, है ना, ध्यान में रखिएगा। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, है ना, और सालभद्र सूरी को भी आपने देखा था कि, है ना, बाहुबली होती है, साली बाहुबली होती है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 115 का विकल्प डी शंभु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। देखिए, नामकरण से संबंधित प्रश्नों की झड़ी सी लगी है ना, यानी कि जो विगत प्रश्नों में देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है और उसको आपको याद करना है। विकल्प ए जॉर्ज गियर्सन ने कहा, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अंगुलियों पर देखिए, चरणकाल किसने कहा, 4 गियर्सन, सन कितने, 4 पर चरणकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो रामचंद्र की गाथा वीर गाथा काल कहा इन्होंने। सिद्ध होने के लिए सामंत के पास गए, कौन, राहुल, तो सिद्ध सामंत काल। और राम के कुमार ने क्या कहा कि संधि करो अथवा रण करो, तो संधि एवं चारणकाल राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 116 का विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, है ना, जो चंद्रबरदाई हैं वो किसके दरबार में रहते थे। विकल्प ए महाराज हमीर के, विकल्प बी महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, या फिर पृथ्वीराज चौहान के। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, चंद्रबरदाई की कवि चंद्रबरदाई किसके, तो बिल्कुल इनका जो रचना है पृथ्वीराज रासो। जहाँ पे चंद्र होगा वहाँ पे पृथ्वी है, जहाँ पे पृथ्वी है वहाँ पे चंद्र है, चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में रहते थे, दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल 117 का विकल्प डी महाराज पृथ्वी चौहान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। अब पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। विकल्प ए चंद्रबरदाई, विकल्प बी जगनी, विकल्प सी मुल्ला दाऊद या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जहाँ पृथ्वी है वहाँ चंद है, तो क्या करो, जहाँ चंद जहाँ पृथ्वी, जहाँ पृथ्वी तहाँ चंद, और चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, इन्हीं की चंद्रबरदाई की रचना है, दिमाग में रखिएगा। जगनिक का परमाल रासो, जग में निक है, बोले क्या, बोले परमाल रासो, है ना। और मुल्ला दाऊद का चंदायनिक रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो मुल्ला दाऊद जो है भक्ति काल के अंतर्गत है, आप देखेंगे निर्गुण सगुण प्रेमाश्रयिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए,
तो फिलहाल आपने देखा कि प्रश्न संख्या 118 का विकल्प ए चंद्रप्रदायी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 119 है कि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी कि शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? विकल्प ए रामकुमार वर्मा ने, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है ना, तो देखिए बात करें शिवपुन है, राहुल सर हैं, शंभू रामकुमार वर्मा, शंभू रामकुमार वर्मा, यानी कि शंभू को प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने माना। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य और महाकवि चंद्रप्रदायी को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरपा को माना है। हजारी ने कहा कि रहम करो, यानी कि अब्दुल रहमान को इन्होंने क्या माना है? पहला कवि माना है। और गणपत चंद्र ने सालभद्र सूर को माना है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 119 का विकल्प ए रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, यानी कि सिद्धों में एक महामुद्रा शब्द का प्रयोग होता था, उसका क्या अभिप्राय है, उसका क्या आशय है? विकल्प ये है कि सिद्ध हेतु एक आसन था, विकल्प बी सिद्ध हेतु जीने वाली एक प्रक्रिया थी, विकल्प बी सिद्ध हेतु स्त्री संसर्ग था, और विकल्प डी है सिद्ध हेतु स्त्री से विरक्ति। बिल्कुल सही विकल्प सी है कि सिद्ध हेतु स्त्री संसर्ग था। ठीक है ना, तो महामुद्रा का मतलब होता है कि सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब संदेश रासक क्या है? अब्दुल रहमान की रचना है ना। संदेश ही क्या करता है? संदेश को ही रहम मानो, रहम फार रहमान। संदेश रासक इनकी रचना है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। तो महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है अथवा मुक्तक काव्य है, तो बिल्कुल विकल्प बी खंड काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? विकल्प ए बता रहे परमाल रासो मिलेगा, विकल्प बी पृथ्वीराज रासो मिलेगा, विकल्प सी घुमान रासो, या फिर विकल्प डी है हमीर रासो। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की लड़ाइयों का वीरतापूर्ण वर्णन परमाल रासो मिलता है। और परमाल रासो किसका है? जगनिक का है। इसी परमाल रासो का एक खंड है जो है ना, बिल्कुल आल खंड है। तो उसी आल खंड में आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों का वर्णन किया गया है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में है ना बिल्कुल गाया जाता है। इसे दिमाग में रखिएगा और आप प्रश्न सही करिएगा। तो प्रश्न संख्या 122 का विकल्प ए इज राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो, जहाँ पृथ्वी तहाँ चंद्रमा, तो पृथ्वी चंद्रमा के प्रदान से पृथ्वीराज करो, चंद्रप्रदायी की रचना है। हमीर रासो का सांगधर एक रचना है, दिमाग में रखिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 123 है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? अब प्रणेता की बात आ गई। विकल्प ए आदिनाथ, विकल्प बी मच्छंदर नाथ, विकल्प सी गोरखनाथ, विकल्प डी है चुड़कर नाथ। तो बिल्कुल नाथ पंथ के प्रणेता विकल्प सी गोरखनाथ इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 124 है निम्नांकित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खने नैन को अनुसर रही, खने खने वसंत धूल तन भरई। खने खने की बात कौन आ रही है? तो बिल्कुल विकल्प ए विद्यापत, विकल्प बी बल्भाचार्य, विकल्प सी विट्ठलनाथ, विकल्प डी निम्बारकाचार्य। देखिए खने खने की बात आ जाए, खने खने नैन अनुसर रही, तो कौन? विद्या की बात करते हैं। तो एक क्लू बनाइएगा, खने खने माने धीरे धीरे दिमाग में रखिएगा, थोड़े थोड़े सने सने धीरे धीरे। खने खने को सने सने कर लीजिएगा, खने खने सने सने क्या होता है? बोले विद्या के पति बनते हैं, है ना। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान है वो बिल्कुल बढ़ेगा, वृद्धि होगी, है ना। आप विद्या की तरफ अग्रसर होगे और सिलेक्शन के करीब पहुँचोगे। तो बिल्कुल आपने सही समझा, खने खने विद्यापति किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है, विद्यापति की पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प ए विद्यापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125 है कि अपभ्रंश का भावभूत किसे कहा जाता है? अब इसके पूर्व प्रश्नों में आपने देखा था, विकल्प ए सालभर शूद्र को, विकल्प बी पुष्पदंत को, विकल्प सी कनका मरमुनि को, विकल्प डी है धनपाल को। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि सालभर शूद्र की भारत देशों राज होगा। पुष्पदंत जिसका दंत क्या है? पुष्प जैसा है, वही तो क्या होगा? भ्रंश का भवभूत होगा। भूत दांत, भूत के दांत देखे होंगे ना, दांत को बड़ा बड़ा दिखाई देता है। और जब भी भूत का कोई आप चित्र देखते हैं, कोई मॉडल देखते हैं, टीवी वगैरह में सीरियल देखते हैं, तो भूत के दांत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं। तो दंत से जोड़ लीजिएगा, भवभूत फार पुष्प दंत। धनपाल जी की रचना है, भविष्यत कहा, इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 125 का विकल्प बी पुष्पदंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। विकल्प ए बर्ण रत्नाकर, विकल्प बी प्रकरण, विकल्प सी राहुल बेर और विकल्प डी है स्थूल भद्र रास। तो बिल्कुल बर्ण रत्नाकर की बात करते हैं तो बर्ण को ज्योति में पढ़ो, ज्योतिष ठाकुर की रचना है। उक्त व्यक्त प्रकरण दमदार होता है, दिमाग में रखिएगा दामोदर शर्मा की।
राउल बेल रोडा की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और स्थूल भद्र रास की बात करते हैं तो बिल्कुल है ना, साल बिल्कुल जिन दत्त सूर्य की है ना, जिन दत्त सूर्य की नहीं बल्कि जिन धर्म सूर्य की रचना होनी चाहिए, ठीक है ना, स्थूल भद्र रास। तो ध्यान में रखिएगा, ढेर सारी रचनाएं यहाँ पे मिस्टेकिंग मिलती हैं। गद्य पद्य मिश्रित अगर चंपू काव्य की बात करते हैं तो बिल्कुल आप देखेंगे राउल बेल भी गद्य पद्य मिश्रित रचना है, ध्यान में रखिएगा। नक्श वर्णन है, शिला पर लिखी गई है, रोडा की रचना है, 10वीं शताब्दी की है। यहाँ पर जो विकल्प दे रहे हैं बड़ रत्नाकर, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आई थिंक ये प्रश्न थोड़ा सा संभावित है ना, कुछ इसमें दिक्कत भी हो सकती है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर विकल्प ये दिए हैं, ए और सी दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों चंपू काव्य हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 127 पर हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। इनमें से एक नाम ऐसा है जो कि आदिकाल को इस नाम से नहीं जाना जाता है। विकल्प बीरगा था, तो बिल्कुल सही है, जाना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विकल्प बी गद्यकाल, बिल्कुल गद्यकाल किसी ने नहीं कहा है, बल्कि गद्यकाल आधुनिक काल का नाम है। चारणकाल की बात करते हैं तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है चारणकाल। सिद्ध सामंत, बिल्कुल राहुल शुद्ध होने के लिए सामंत के पास जाते हैं, यानी कि राहुल सांकृतायन जी ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है, तो बिल्कुल आपने सही समझा। संख्या 127 का विकल्प बी गद्य काल इज राइट आंसर, है ना, कि आदिकाल का गद्य काल नाम नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ विद्वानों द्वारा लिए गए नाम हैं आदिकाल के। चारणकाल गियर्सन का है, प्रारंभ मिश्र बंधु करते हैं, बीज बपन महावीर का है, वीरगाथा रामचंद्र शुक्ल की, सिद्ध सामंत राहुल का, वीरकाल विश्वनाथ का, संधिचारण रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी का और आधार सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है आदिकाल को। तो इसे भी लगे हाथ देख लीजिएगा। फिलहाल इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आपके पूछा जाना ही जाना है। प्रश्न संख्या 128 है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है। एक कवि ऐसा है जो कि आदिकाल से संबंधित नहीं है। विकल्प बता रहे हैं चंद्रप्रदाय, विकल्प बी जगनिक, विकल्प सी नाभादास है, विकल्प डी है दलपति विजय। तो बिल्कुल सही समझा। चंद्रप्रदाय की रचना है, जहाँ चंद्र है जहाँ पृथ्वी है, तो चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, पृथ्वी राज रासो। जगनिक का जगमेनिक है परमाल, परमार रासो। दलपत विजय, खुमार रासो। किसके दल के पद की विजय होगी, बोले जिसके सैनिक खुमार करेंगे, खूब मार करेंगे, खुमार रासो। और नाभादास की बात करें तो नाभादास बिल्कुल भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, एक है अष्टायाम, ध्यान में रखिएगा, और दूसरा इनकी रचना है भक्तमाल, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 128 का विकल्प बी नाभादास इज राइट आंसर। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, सगुण भक्ति का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 129 है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। एक रचना ऐसी है जो कि आदिकाल से है। विकल्प ए सूरसागर, विकल्प बी विद्यापत की पदावली, विकल्प सी बीजक और विकल्प डी है भ्रमर गीत। तो बिल्कुल समझ रहे हैं, विद्यापत की पदावली इज राइट आंसर। सूरसागर सूरदास की रचना है, भक्तिकाल के अंतर्गत। बीजक कबीर की रचना है, बिल्कुल भक्ति में संत काव्यधारा। भ्रमर गीत भी किसकी है, सूरदास की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 129 का विकल्प बी विद्यापत पदावली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। अब बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है, विकल्प ये बता रहे हैं जगनिक, जगनिक का प्रमाल रासो है। नरपत नाल है ना, तो देखिए नर या पति क्या होता है, बीस होता है और देव होता है, तो नरपत नाल का बीसलदेव रासो होगा। भट्ट केतार है ना, जय चंद्रिका, भट्ट केतार क्या होगा, जय चंद्र प्रकाश, जय चंद्र प्रकाश होगा। और चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज रासो। तो देखिए अब जगनिक का प्रमाल, जगमेनिक है प्रमाल। नरपतनाल नर या पति क्या होता है, देव होता है, बीस होता है, तो बीसलदेव रासो है ना। क्या होता है, भट्ट केदार, भट्ट के केदार क्या बोले, है ना, जस चंद्रिका, दिमाग में रखिएगा। कौन बोले, जय चंद्र प्रकाश, जय चंद्र प्रकाश। जय चंद्र प्रकाश कौन करेगा, भट्ट से करिए, जय चंद्र प्रकाश। चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं। नरपत नाल इज राइट आंसर। और संख्या 131 है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की भाषा है। विकल्प ये बता रहे हैं कि ब्रज भाषा है, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी डिंगल पिंगल और विकल्प डी है अवधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आदिकालीन जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल थी। डिंगल की बात करें तो डिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होता था। पिंगल की बात करें तो अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा मिश्रित बोली होती थी, वो पिंगल भाषा है। तो इसी डिंगल को दर्पोक्ति कहते हैं। दर्पोक्ति माने डींग, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 131 का विकल्प सी
डिंगल पिंगल इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 132। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए हेमचंद, विकल्प बी स्वयंभू, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है सोमप्रभ सूरु। देखिए, अपभ्रंश के प्रथम कवि महाकवि की बात की जाए या अपभ्रंश के वाल्मीकि की बात की जाए, विकल्प बी शंभू इज राइट आंसर। सोमप्रभ सूरी, प्रभु सूरी है ना, तो आपने देखा कि सोमप्रभ सूरी का कुमार पाल प्रतिबोध है। और आप एक रचना देखेंगे हेमचंद्र का कुमार पाल चरित, कुमार पाल चरित। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। हेमचंद्र का अभी आपने बताया ही है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 133 है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? देखिए, प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प बता रहे कड़वक, विकल्प बी पद्दरी, विकल्प सी रास और विकल्प डी है इहा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का काव्य का सुप्रसिद्ध छंद होता है, उसका नाम है पद्दरी, है ना। पद्दर क्या है? ये एक 16 मात्रा का मात्रिक छंद है ना। इस छंद के नाम पर इसे पद्धत लिखे जाने की परंपरा का पद्धड़िया पंद भी कहा जाता है। ठीक है ना। और शंभू के अनुसार चतुर्मुख महा पद्धड़िया पंद के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 133 का विकल्प बी पद्धरी राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 134 है कि पुस्तक का जल्लड़ हत दे चल गज्जन निपकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? विकल्प ये बता रहे हैं कि बीसल देव रासो, विकल्प बी हमीर रासो, विकल्प सी पृथ्वीराज रासो, विकल्प डी है विजय पाल रासो। तो देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना, जहाँ पृथ्वी है वहाँ चंद्रमा है, तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने किया। और इसको जो पूरा करना था, तो उस समय अपने पुत्र जिसका नाम था जल्लड़ को पुस्तक दे करके राजा के काम के लिए विदेश चले गए हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 134 का विकल्प सी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 है कि राजमती से रूठ करके बीसल देव कहाँ चला गया था? विकल्प ये बता रहे हैं कर्नाटक गया, विकल्प बी उड़ीसा गया, विकल्प सी तमिलनाडु या फिर विकल्प डी आंध्र प्रदेश। देखिए, राजमती से रूठा, रूठा तो उड़ गया, रूठ कर उड़ गया, उड़ गया, उड़ा मतलब उड़ीसा गया। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। तो राजमती से रूठ करके बीसल देव कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। किस ग्रंथ की बात है? बीसल देव रासो की बात है। बीसल देव रासो किसका है? नरपतनाल का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, और एक श्रृंगारिक काव्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 136 है कि सन 927 कथा आरंभ कवि बैन ने कहा में 927वीं सन क्या होगा? ठीक है ना, बिल्कुल विकल्प ये बता रहे हैं 1525, विकल्प बी 1550, विकल्प सी है 1540 और विकल्प डी है 1520। तो इस विकल्प के अनुसार 1520 इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 137 है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी, है ना। किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि जो अग्नि परीक्षा हुई, तो अग्नि परीक्षा के बाद जो है सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। विकल्प ये महापुराण में कहा गया, महापुराण किसका है? महाड़य का। प्रमाद प्रकाश में, भविष्यत कहा में, या फिर विकल्प डी है पौमचर्यु में। तो दिमाग में रख लीजिएगा, पौमचर्यु में ये बात कही गई है और पौमचर्यु किसकी रचना है? शंभू की रचना है। प्रमाद प्रकाश की बात करें तो कवि जोयंद की रचना है, जिन्होंने प्रमाद प्रकाश और योगसार 2 रचनाएं लिखी हैं, है ना। महाड़य पुराण, महाड़य। ठीक है ना। भविष्यत कहा ये ध्यान में रखिएगा, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, इसे ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 137 का विकल्प डी पौमचर्यु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138 है कि 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया था? विकल्प ए संधि काल, विकल्प बी प्रारंभिक काल, विकल्प सी चरण काल या फिर विकल्प डी अपभ्रंश काल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 700 से लेकर के 1400 ईस्वी तक के काल को कौन? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय ने चरणकाल की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न संख्या 138 का विकल्प सी चरणकाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 है निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? इनकी इसमें से एक कभी ऐसे हैं कि जो कि 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। विकल्प ए विरूपा, विकल्प बी कड़प्पा, विकल्प सारंगधर, विकल्प डी है कुकुरीपा। तो बिल्कुल सही समझा। प्रश्न संख्या 139 का विकल्प सी सारंगधर इज राइट आंसर। सारंगधर इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि कभी सारंगधर की रचना है। कौन सी रचना है ना? आपने देखा था हमीर रासो इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये रासो कांत के अंतर्गत आ रहे हैं।
प्रश्न संख्या 140 है, आल्हा और उदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। यानी कि आल्हा उदल के चरित्र की वीर गाथा किसने लिखी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भट्ट केदार, तो भट्ट केदार है ना, जयचंद्र प्रकाश किए हैं। श्रीधर की बात करें हैं तो रणमलछंद लिखे हैं। जगनिक की बात करते हैं तो जगनिक है परमाल रासो। बिल्कुल परमाल रासो में ही कौन सा आल्हा उदल खंड है, और आल्हा उदल पर वीरगात्मक काव्य किसने लिखा है? जगनिक लिखा है। जहाँ चंद्रमा है तहाँ पृथ्वी है, तो चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, तो चंद्रवरदायी का बिल्कुल पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 140 का विकल्प सी जगनिक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141 है कि पंच पांडव चरित्र नामक रास के रचयिता हैं। विकल्प ए सालभद्र सुंदरी, विकल्प बी आसुगु, विकल्प सी नरपतनाल, विकल्प डी है दलपत विजय। तो बिल्कुल सही रहे, समझ रहे हैं कि पंच पांडव चरित्र किसका? बोले शालीभद्र सूली का। शालीभद्र सूली, वही शाली जो बाहुबली होती है, भारतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। आसग चंदन वाला रास है ना, आंसू गिराती है कौन? चंदन वाला रास है ना। नरपतनाल बीसल देव रासो, दलपत विजय का खुमाण रासो है। ठीक है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 141 का विकल्प ये सालभद्र सूरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 है कि शंभु की कृति का नाम है, यानी कि शंभु की इनमें से कौन सी कृति है? विकल्प ए महापुराण, विकल्प बी पद्म पुराण, विकल्प ए पद्म पुराण, विकल्प बी महापुराण, विकल्प सी पाहुड़ दोहा, विकल्प सी है पौम चरु। तो बिल्कुल बात करें पौम चरु की तो बिल्कुल शंभु जी की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। पाहुड़ दोहा की बात करते हैं तो राम सिंह की रचना है। बात करते हैं महापुराण की तो पुष्पदंत का महापुराण है ना। महापुराण अगर मिल जाए तो उस पर पुष्प चढ़ा दीजिए, है ना, ध्यान में रखिएगा। और पद्म पुराण की बात करते हैं तो बिल्कुल महर्षि वेदव्यास जी की रचना है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 142 का विकल्प डी पौम चरु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143 है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि राम सिंह की है, विकल्प सी बी देवसेन की है, विकल्प सी धनपाल की, या विकल्प डी है पुष्पदंत की। तो बिल्कुल सही समझा, विकल्प सी धनपाल इज राइट आंसर है ना। जो भविष्यत कहा है ना, 10वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है, ये किसकी रचना है? तो आपने बिल्कुल सही समझा कि भविष्यत कहा रचना जो है धनपाल की है। राम सिंह का एक रचना है पाहुड़ दोहा। देवसेन की बात करते हैं तो श्रावकाचार्य के द्वारा लिखी गई, और पुष्पदंत की बात अगर की जाए तो महाअड़य का जस है ना, महापुराण ध्यान में रखिएगा, अड़य कुमार जसहरचर्य इनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक, चलिए, तो फिलहाल भविष्यत कहा कि रचना विकल्प सी धनपाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था, यानी किस कवि ने सबसे पहले मुकरी लिखी? विकल्प ए शंभु, विकल्प ए शंभु, विकल्प बी जगनिक, विकल्प सी अमीर खुसरो, या विकल्प डी है कुंभन दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुकरी सबसे पहले आमिर खुसरो ने लिखा है, इसे दिमाग में रखिएगा। इनका उत्तर प्रदेश के एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था। खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सुखाने, गज़ल इनकी रचनाएँ हैं, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 145 है कि संमत 1050 से लेकर 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? अब वीरगाथा काल किसने कहा है? विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो राम कुमार वर्मा ने संध्या उच्चारण काल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो आदिकाल इन्होंने कहा है, डी नागेंद्र ने इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 145 का विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 146 है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? कहने कि 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा, विकल्प बी मिश्र बंधु ने रखा, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन ने, विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बिल्कुल समझा है कि 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के साहित्य को आदिकाल के अंतर रखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और आदिकाल इन्होंने नामकरण भी किया है, तो इसी से आप मैच करा लीजिए कि आदि हजारी। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 146 का विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, है ना। अब विकल्प ये जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन था, विकल्प बी है किस पर आधारित काव्य, विकल्प सी निर्गुण उपासना, और विकल्प डी है उपयुक्त में से किसी प्रकार का नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 147 की बात की जाए कि जनजीवन से हटकर राजाओं की
वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था। तो प्रश्न संख्या 147 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148 है कि अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है ना। यानी कि अमीर खुसरो ने जो पहेली और मुकरी लिखी है तो उनके पहेली और मुकरी लिखने का क्या उद्देश्य रहा होगा। विकल्प ए बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना था। विकल्प बी बता रहे हैं अलाउद्दीन और हमीर के उद्यमों का वर्णन करना था। विकल्प सी बता रहे हैं कि पहेली और मुकरी का जो उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। बिल्कुल सही विकल्प है। तो प्रश्न संख्या 148 का विकल्प सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 149 है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है ना। तो किसका वर्णन नहीं है वीरगाथा काल में, वीरगाथा कालीन जो रासो काव्य है। विकल्प बता रहे हैं आशा दासी की प्रसन्नता का वर्णन होता था, बिल्कुल सही है। विकल्प बी इतिहास और कल्पना दोनों, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है ना, तो यही गलत है। और विकल्प डी उद्रों का सजीव वर्णन एवं गायत्मक होता था। तो बिल्कुल बात करें विकल्प ए बी डी ये तीन सही हैं, लेकिन जो विकल्प सी है कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं होता था। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, इसे ध्यान में आप रखिएगा, है ना। प्रश्न थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कहीं पर देख लीजिए आ रहा है। और प्रश्न यही है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न है ना, कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो विकल्प ए खड़ी बोली, विकल्प बी ब्रजभाषा में, विकल्प सी अवधी में, विकल्प डी है डिंगल और पिंगल में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो रासो ग्रंथ हैं विकल्प डी डिंगल एंड पिंगल इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको ट्रिक की सहायता से भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।